ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग तो देखेंगे कुछ 4-5 और टॉपिक्स जो कि साइंस एंड टेक में न्यूज़ में रहते हैं और उसको हर साल न्यूज़ में रहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ये करंट अफेयर्स से भी लिंक है और साइंस एंड टेक से भी लिंक है, दोनों में आता है ये जो पोर्शन है। आर्टिफिशियल रेन, ठीक है ना, कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा, इसके बारे में हम समझेंगे। आर्टिफिशियल रेन तो क्या है? आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट जो डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड, विकसित और विकासशील जो देश है, वो आर्टिफिशियल रेन पे काफी भरोसा कर रहे हैं, कृत्रिम वर्षा पे काफी भरोसा कर रहे हैं। अब क्यों करना पड़ रहा है, क्या रीजन है, क्या कारण है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब अभी आपने देखा कि अभी काफी जगह पे भारत में काफी जगह पे रेनफॉल हुआ है ना, ये रेनफॉल नेचुरल था कि आर्टिफिशियल था? नेचुरल था, है ना, नेचुरल था। तो क्या ऑब्जर्व हुआ रेनफॉल होने के बाद? आपको जब भी कहीं पे रेनफॉल होता है तो क्या ऑब्जर्व होता है, क्या फील करते हो आप लोग? एक तो मन अच्छा हो जाता है, वो तो अलग बात है, पकोड़े खाने का मन करता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। और कुछ फ्रेश फीलिंग आती है ना? फ्रेश क्यों फीलिंग आती है? अच्छा, मौसम ठंडा हो जाता है फिर। एग्जैक्टली। जो धूल है, डस्ट है, एरोसोल्स है, ये क्या है, पानी के साथ मिक्स होकर सेटल डाउन हो जाता है। इससे क्या होता है, स्काई जो है बहुत क्लीन दिखने लग जाता है। बाय द वे, रेनफॉल हो गया, बारिश हो गई, और उसके बाद क्लाउड जो बादल है वो निकल गया, तो उसके बाद जब स्काई देखोगे तो आपको बहुत सारे तारे दिखेंगे, जो कि नॉर्मली डस्ट के कारण से नहीं दिखते थे, धुआं डस्ट के कारण से नहीं दिखते थे। तो काफी क्लियर स्काई दिखता है, विजन हमारा बहुत दूर तक जाता है, हम बहुत दूर तक देख पाते हैं। तो ये जो बेनिफिट हुआ हमारा, ये बेनिफिट एक्चुअली हम लोगों को ब्रीदिंग के लिए भी अच्छा हुआ, है ना। जब सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्लीन एयर जा रहा है। तो जिस दिन रेनफॉल होता है उसके अगले दिन मॉर्निंग वॉक में जाओगे ना, तो बहुत फ्रेश एयर मिलता है आपको, बहुत ही साफ हवा मिलती है। ठीक है। हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे सिटीज में, हमारे पूरे विश्व में जितने सिटीज हैं, उसमें से बोला जाए तो 1 दर्जन सिटी जो हमारे इंडिया के हैं, वो वर्ल्ड के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में आते हैं, है ना। विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित सिटीज में हमारे इंडिया के बहुत सारे सिटीज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पटना, है ना। पटना एकदम सबसे खराब सिटी पोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो वो। पटना के अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, अगर दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली, तो पूरा जो गंगा का बेल्ट है, गंगा का बेल्ट मतलब दिल्ली, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये ऐसा एरिया है जहां पे प्रदूषण, जो पोल्यूशन है, बहुत हाई लेवल पे है। तो इंडिया ने भी इस साल सोचा कि क्यों ना आर्टिफिशियल रेन कराया जाए, है ना। आर्टिफिशियल रेन करा देने से वो जो धूल है वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा। अब किस लेवल का पोल्यूशन है, इसको जानने के लिए हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसको हम लोग समझते हैं, पर उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बस मैं ये जानना बताना चाह रहा हूं कि आजकल गवर्नमेंट हर जगह पे एयर क्वालिटी को, वायु की गुणवत्ता क्या है उसको मॉनिटर होता है, मॉनिटरिंग होती है, ठीक है ना। वायु की गुणवत्ता का सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें कुछ गैसेस हैं, कुछ वायु हैं जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं पोल्यूशन में। तो इससे ये समझ आता है कि जब शीत ऋतु होती है, विंटर सीजन होता है, उस समय कुछ ऐसे पोल्यूशन जो है इस लेवल का बढ़ जाता है, इस लेवल का बढ़ जाता है कि अगर हम लोग सांस ले रहे हैं वहां पे, इसका मतलब है 40 सिगरेट एक दिन में पी रहे हैं, इस लेवल का पोल्यूशन हो जाता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास है, और नॉर्मली 400 के आसपास होता है,
रायपुर जो है 250 के आसपास जाता है, इसका मतलब 10 सिगरेट हम लोग पीते हैं अगर विंटर सीजन में, अगर हम लोग का एयर क्वालिटी वैसा है तो। और अभी का जो एयर क्वालिटी है वन ऑफ द बेस्ट है। अगर अभी जाके देखोगे, आपके लैपटॉप में नीचे साइड दिखाता है, तो मैं बता सकता हूँ कि एयर क्वालिटी कितना है करके। हाँ, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोल्यूशन है। अभी जो एयर क्वालिटी होगा वो 100 के नीचे होगा और गुड क्वालिटी में आता होगा, है ना। तो अभी ब्रीदिंग करना बहुत अच्छा है, बाहर में वॉक करना बहुत अच्छा है। अब ये तो हुआ इंडिया की बात। अब पूरे वर्ल्ड में ऐसा है कि पोल्यूशन इस लेवल का बढ़ जाता है कि अगर आप बाहर में सांस ले रहे हो, इसका मतलब आपकी आयु, आपका जो एज है वो 5 साल घट गया, 5 इयर्स घट जाएगा। और पोल्यूशन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो वो होता है बच्चों पे, है ना। बच्चों पे सबसे ज्यादा पोल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है, प्रदूषण का सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। और उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है वो ये है कि उनका जो ब्रेन का जो ग्रोथ होता है, उनका मस्तिष्क की जो वृद्धि होती है, विकास होता है, वो रुक जाता है, जिसके कारण से वो परमानेंटली पागल या एक अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा नहीं रह पाता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तकलीफ जो देता है पोल्यूशन वो है बच्चों को। और उसका रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, मैं आपको एनवायरनमेंट के क्लास में बताऊंगा कि क्यों वो ब्रेन के ग्रोथ को हैम्पर करता है। क्योंकि ब्रेन के लिए दो ही चीज सबसे ज्यादा ईंधन का काम, फ्यूल का काम करती है। वो है, एक है ऑक्सीजन, है ना। पायल, कभी किसी का गला दबाया है? नहीं दबाया है? तो गला दबाने से आदमी मर क्यों जाता है? कभी दबा के देखना, किसी को गुस्सा आ रहा है ना, तो गला दबा के देखना, तो आदमी मर क्यों जाता है? हाँ, ऑक्सीजन किसमें नहीं मिल पाता? तो ब्लड में नहीं आ पाएगा, ब्लड में नहीं आ पाएगा, तो हर ऑर्गन को तो ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए। एक ऑर्गन को चाहिए, ब्रेन, है ना। ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, लंग्स तो उसको लाने का काम करता है ना। तो पायल, कब गला दबा रहे हो किसी का, तो उसका ना ब्रेन की एक्टिविटी देखना, है ना। क्या है कि ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता तो बॉडी को क्या सिग्नल देगा, ठीक है ना। तो जो आर्टिफिशियल रेन, सॉरी, जो पोल्यूशन होता है वो इतना ज्यादा गैसेस आसपास में हो जाती है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कम जा पाता है। अब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कम जाएगा तो ब्रेन के फंक्शन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड घुस गया, नाइट्रोजन की ऑक्साइड चला गया, जो ब्रेन के बहुत सारे एरिया को डैमेज कर देता है ना। तो ये है। तो मैं क्या बता रहा था कि अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि पोल्यूशन को कम किया जाए। पर पोल्यूशन ऐसा नहीं है कि एक दिन में रातों रात कम हो जाता है ना। गवर्नमेंट कई बार स्मॉग गन यूज करती है, ये दिल्ली की गवर्नमेंट भी स्मॉग का गन यूज करती है, जो कि स्मॉग, जो धूल वगैरह होता है उसको खींचने का काम करता है, पर वो टेम्पररी मैकेनिज्म है। पोल्यूशन को क्या है, कम करना है, मतलब जितने इंडस्ट्रीज हैं उसमें टेक्नोलॉजी को चेंज करना, जितने व्हीकल, जितनी गाड़ियां हैं उसमें इंजन को चेंज करना, BS6 का नॉर्म्स लेके आना। BS6 ऑलरेडी आ गया है अभी इस फाइनेंशियल ईयर, मतलब आज से जो है, इस वित्तीय वर्ष से ये गाड़ियों का रेट और बढ़ जाएगा, क्योंकि BS6 में एक और नॉर्म आ गया है। BS6 जानते हो? नहीं जानते हो ना। पर ये जान रहे हो कि गाड़ियां BS6 नॉर्म्स की आती हैं करके? नहीं जान रहे हो ना, नहीं जानते। क्या है कि BS6 का फुल फॉर्म भारत स्टेज है, भारत स्टेज, है ना। ये भारत स्टेज ये है, ये बता, हाँ, भारत स्टेज, BS का फुल फॉर्म है भारत स्टेज। वो ये बताता है कि हमारा इंजन कितना प्रदूषण, कितना पोल्यूशन करता है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है ना, उसकी क्षमता कितनी है, और वो कितना ज्यादा प्रदूषण या पोल्यूशन करता है। तो जितना हायर वर्जन होगा उतना अच्छा इंजन होगा, जितना हायर वर्जन होगा उतना अच्छा इंजन होगा। तो क्या है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि भाई BS6 इस फाइनेंशियल ईयर से BS6 का एडवांस मॉडल आप लोग को लेना है। वैसे BS6 1 साल 2 साल पहले ही कंपलसरी हो गया था, जिसके कारण से जो BS4 की गाड़ियां हैं वो बहुत सस्ती हो गई थी और बहुत लूट मच गई थी खरीदने के लिए टू व्हीलर को, है ना। 1-2 साल पहले की बात है, लोग टू व्हीलर जा जाके लाइन लगा के बुक किए, क्योंकि इसके बाद BS4 की गाड़ियां नहीं आने वाली थी, BS6 की गाड़ी आने वाली थी।
तो अब सारी गाड़ियां जो है BS6 की आ चुकी है। खैर, मैं ये बता रहा था कि देखो, अब पोल्यूशन को कम करने के लिए वो गाड़ियों को का स्टैंडर्ड को चेंज करना कितना बड़ा काम है। अभी भी पुरानी गाड़ियां चल रही होंगी, है ना। तो ये धीरे धीरे का प्रोसेस है। तो क्या किया जाए, पोल्यूशन इस लेवल का है कि अगर बाहर गए तो जो एस्थमेटिक लोग हैं, जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, वो लोग तो मर ही जाएंगे, ऐसा है। तो क्या किया जाए, तो वो उसका एक तरीका है कि रेन करा दिया जाए, आर्टिफिशियली रेन करा दिया जाए, रेनफॉल करा दिया जाए। तो कृत्रिम वर्षा से इमीडिएटली राहत मिल जाती है, कम से कम 8-10 दिन के लिए। तो रिसेंटली हमारा जो एक बॉडी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हाँ, ये किस मिनिस्ट्री में आएगा, ये आप सोचो थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा सोच के बताओ कि किस में आना चाहिए ये। देखो, दो ही के अंदर में आ सकता है, एक तो परिवहन मंत्रालय वाला जो होता है, और ये एक है इन्वायरमेंट, पर्यावरण वाला, है ना। तो आप इसको सर्च करके आना, इससे बहुत कुछ और भी से देखने को मिलेगा। MOE FCC के अंडर में आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ, नितिन गडकरी का क्या डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ क्या, ट्रांसपोर्ट, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, और क्या है, सिविल एविएशन, ऐसे कुछ है, मोटका कुछ ऐसा ही कुछ है ना, देख लेना। एग्जैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसका पूरा नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है ना, परिवहन मंत्रालय बोलते हैं इसको। तो ये दोनों में से किसके अंडर में आता है, एक बार देख लेना। हाँ, तो ये बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आता है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, CPCB। हाँ सर। ठीक, गुड। तो हाँ, तो इसने क्या बोला, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला कि एक सजेशन दिया कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता है, तो क्यों ना कृत्रिम बारिश के बारे में सोचा जाए, आर्टिफिशियल रेन के बारे में सोचा जाए, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइम इंडियन सिटी में ऐसा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि इस लेवल का पोल्यूशन बढ़ जाता है। अब समझते हैं कि क्या है आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन क्या होता है, ये है कि नॉर्मली जो बादल होते हैं उसको प्रेग्नेंट कर देना, है ना, इसको बोलते हैं क्लाउड इम्प्रेग्नेशन, है ना, इसको बोलते हैं क्लाउड इम्प्रेग्नेशन। बादल को गर्भवती या गर्भवता बना देना, ये है। नॉर्मल जो बादल दिखते हैं, जो व्हाइट कलर के बादल दिखते हैं, है ना, वो काफी हाइट पे होते हैं, है ना, जो आपको दिखते हैं सफेद कलर के। और जो थोड़ा सा ब्राउनिश ग्रेइश बादल दिखते हैं, क्लाउड दिखते हैं, वो नीचे लेवल के होते हैं, उसमें ज्यादा मॉइस्चर होता है, ज्यादा नमी होती है। अब क्या है, अब जो भी बादल है वो एक्चुअली वाटर वेपर ही है, जल वाष्प ही है। जितने बादल होते हैं ना, वो कुछ नहीं, जो आप आसपास में कोहरा देखते हो, वाटर वेपर, फॉग देखते हो, वही हायर लेवल पे है। मतलब अगर फॉग हायर लेवल पे हो तो क्लाउड है, क्लाउड ग्राउंड लेवल पे है तो फॉग है, ठीक है ना। वही वही नहीं नहीं, सरफेस पे ये कंडेंसेशन के बाद आता है ना, कंडेंसेशन के बाद संघनन। क्लाउड को फॉग, अगर फॉग का डेफिनेशन बोला जाए तो क्लाउड एट ग्राउंड लेवल इज फॉग, है ना। बादल अगर जमीन के सतह के पास है तो वो है कोहरा, वही है कोहरा। और कोहरा अगर ऊपर में है तो वो है बादल, है ना, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। अब देखो, जब कभी पायल कोहरा में गए हो ना, तो कोहरा में के अंदर में जाके देखोगे तो आपको अंदर में गर्मी फील होती है कि नमी फील होती है? आप उसके एकदम डेंस फॉग जो होता है, एकदम घना कोहरा होता है, उसके अंदर से जाके देखना, कभी गए हो तो। आप क्या कभी फील किए हो वैशाली? तो ठीक है, अगर गांव में कभी कोहरा के बीच से गए हो तो क्या फील हुआ है, कि नमी है कि गर्मी है आसपास? नमी मतलब मॉइस्चर टाइप का फील होता है ना। तो ये क्या है, क्लाउड कुछ नहीं है, ये वाटर वेपर ही है, मॉइस्चर ही है।
जलवाष्प है, ठीक है ना, ये एकदम पास पास में होते हैं, इसलिए आपको कोहरा जैसे दिखते हैं एकदम पास पास में होने से। अब उसके बीच में मैं ऐसा चीज डाल दिया जो सारे ड्रॉप को मिला दिया, तो रेनफॉल हो जाएगा। इवन फॉग में भी रेनफॉल हो सकता है, मतलब कोहरा से भी बारिश हो सकती है। कोहरे की बारिश को हम लोग ओस की बूंदे बोलते हैं या ड्यू ड्रॉप बोलते हैं, और जो क्लाउड से जो बारिश होती है उसको रेन बोलते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि क्लाउड है क्या, तो क्लाउड है वाटर वेपर का एक ग्रुप, एक क्लम्स है ना, गुच्छा है। अब इसके बीच में अगर मैंने कुछ ऐसे पार्टिकल डाल दिया जो कि उसको कंडेंसेशन या संघनन करने में हेल्प करता है, तो क्या होगा कि बूंद बन के नीचे गिरने लगेगा, ड्रॉप बन के नीचे गिरने लगेगा, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल रेन क्या है? आर्टिफिशियल रेन इज द प्रैक्टिस, एक ऐसा कार्य है जो आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग और इंक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन थ्रू क्लाउड्स बाय एडिंग एक्सटर्नल एजेंट्स। बाहर से कुछ कण को, कुछ ऐसे एजेंट्स को डाल देने से रेनफॉल को इंक्रीज करवा देना या रेनफॉल करवा देना इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेन। अब इसके लिए जो एक्सटर्नल एजेंट्स, ये जो बाहरी तत्व जो डाला जाता है इसमें, उसमें से कौन कौन से नाम है? तो एक है ड्राई आइस, दूसरा है सिल्वर आयोडाइड, सॉल्ट के पाउडर या लिक्विड प्रोपेन। ये सब सबसे पॉपुलर मैकेनिज्म है जिसको हेलीकॉप्टर या फ्लाइट से ऐसे छिड़क दिया जाता है, जिससे क्लाउड इम्प्रेग्नेंट हो जाते हैं और उसके बाद रेनफॉल हो जाता है। हाँ, ड्राई आइस मैंने भी देखा नहीं है कि कैसा रहता है करके। हाँ, सॉलिड CO2 है ना, तो उसको एग्जैक्टली मैंने भी देखा नहीं है कैसा होता है करके। गन्ने की शॉप में रहता है ना, ठेले वाले गन्ना जूस रहता है ना, हाँ हाँ, ड्राई आइस की तरह होता है वो। नहीं नहीं, वो ड्राई आइस नहीं है, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वो अलग ड्राई आइस है। हाँ, वो कुछ पार्टिकल टाइप के रहते हैं, वो नहीं है, वो ड्राई आइस नहीं है, वो आइस ही नहीं है, वो एक्चुअल में नाम है ड्राई आइस पर वो है नहीं, ये पाउडर टाइप का रहता है, रहता होगा ना, इसका बहुत सारा यूज है, ठीक है। तो ये जो क्लाउड इम्प्रेग्नेशन बोल रहे हैं उसी को क्लाउड सीडिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्लाउड सीडिंग। तो एरोप्लेन या रॉकेट से ये केमिकल को, ये रसायन को छिड़क दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है किसके ऊपर? बादल के ऊपर। बीजिंग जो होता है, चाइना जो है, ये बहुत ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज में से आता है बीजिंग। हाँ हाँ, बीजिंग जो है बहुत पोल्यूटेड सिटीज में से आता है, वैसे ही शंघाई है वो भी बहुत पोल्यूटेड सिटीज में से आता है, तो इसलिए वहां पे फ्रिक्वेंटली ये लोग ऐसा करते रहते हैं। अब इसका फ्यूचर क्या होगा समझ लो, कि कभी मानसून अच्छा नहीं हुआ और कहीं पे अच्छा एग्रीकल्चर होता है, और कल के दिन ड्रोन हमारे पास स्ट्रांग हो गए, तो किसान अगर थोड़ा सा पैसे वाले हो गए तो लोग ड्रोन से बादल में छिड़काव कर देंगे ताकि रेनफॉल हो जाए। इसका भविष्य, फ्यूचर यही है और ये होगा ही। क्लाउड तो खत्म हो जाएगा, फिर कहां से उस पे क्लाउड बनाएंगे? क्लाउड तो आता रहता है, क्या है, अगर आपको अच्छा बताऊं, अच्छा चीज सोचो तो, थोड़ा फिलोसफिकल भी है और रियलिटी दोनों है इसमें। वो ये है कि नदी का काम है, रिवर का काम है लैंड से वाटर ओशियन में लेके जाना, और क्लाउड का काम है ओशियन से वाटर को लैंड पे लेके आना, समझो ना। और ये रियलिटी है, दैट इज द रियलिटी। 7% जो लॉस होता है पानी का हमारे लैंड से ओशियन में, वो 7% भरपाई करता है क्लाउड, है ना। बारिश जो होती है ओशियन के कंपैरिजन में लैंड पे रिलेटिवली ज्यादा होती है। कैसे रिलेटिवली ज्यादा? मतलब ऐसे में तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी। एक्चुअली क्या है, जितना उसमें से इवेपोरेशन होता है ओशन से,
उतना उस पर गिरता नहीं है, वो लैंड पे आ जाता है ना। तो 7% एक्स्ट्रा लैंड पे आता है, उसी कारण से इतनी सारी रिवर्स हमारे यहाँ आती है। ठीक है, तो ये जो साइकिल है इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, तो हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे, वो ज्योग्राफी का पार्ट है। तो मैं अभी ये बताना चाह रहा था कि ये जो बादल हैं हमारे पास वैसे भी हमारे लिए आए हैं, उसको ओशन में ले जाना नहीं है ना। जैसे नदियां हैं, रिवर्स है, उसको भी हम लोग कोशिश करें कि हम लोग उसको ना ले जाएं ओशन में, क्योंकि ओशन में जाएगा, ओशन का लेवल बढ़ेगा, लैंड कम हो जाएगा, तो उससे अच्छा भाई लैंड पे ही रहने दो। तो ऐसा नहीं है कि ये खराब चीज है, ये अच्छा चीज है। हाँ, अगर ये हर एक सिटी ऐसा करने लगे तब दिक्कत होने लगेगा कि एक्चुअल में जो मानसून को जहां जाना है वहां तक पहुंच नहीं रहा है, उससे पहले ही सब बारिश कर लिए आप लोग, तो ये होगा दिक्कत। तो इसलिए क्या है, ये कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, और जब तक एसेंशियल ना हो ये नहीं करना चाहिए। कभी कभी इसी आर्टिफिशियल रेन को इसलिए भी यूज किया जाता है ताकि ये हेल जो होते हैं, ओले जो होते हैं, और ये कोहरा है, उसको सप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए। क्या है, कुछ जगह पे बहुत ज्यादा कोहरा आता है, जैसे आप यमुना एक्सप्रेसवे के नाम सुने होंगे, जहां पे इतना डेंस फॉग होता है कि वहां पे एक्सीडेंट इतने होते हैं जस्ट बिकॉज इतना कोहरा है करके, है ना। तो क्या है, कुछ कंट्रीज या कुछ सिटीज में इतना इस लेवल का फॉग होता है कि उसको हटाने के लिए इस टाइप का मैकेनिज्म यूज किया जाता है। वैसे क्या है, जो ओले होते हैं, हेल जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे गाड़ियों को खराब कर देता है, तोड़ देता है, बहुत सारे कांच के इक्विपमेंट्स को तोड़ देता है। तो हेल नुकसानदेह है, जो है, जो ओला है वो काफी नुकसानदेह है। तो उसको भी रोकने का ये काम करता है। एक चीज ऑब्जर्व करना है ना, जिसको मैं बाद में ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाऊंगा। देखो अभी बर्फ गिर रही है कई जगह पे, है ना, बर्फ गिर रही है मतलब वो ओला वाला, है ना, हेल स्टॉर्म हो रहा है जो, है ना। हेल या स्लिट, दो चीज बोला जाता है, हेल या स्लिट, ठीक है ना, ओला। ठीक है, ये देखना, ठंड के समय बारिश, या ठंड के जस्ट इमीडिएटली जब भी होता है तब बारिश, ये ठंड के थोड़ा पहले बारिश जब भी होगा ना, तो कई जगह पे चांसेस है कि हेल स्टॉर्म हो, ओला गिरे। बट अगर अप्रैल के बाद देखना कि बारिश होगी तो धीरे से ना ओला गिरना कम हो जाएगा। उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा। तो ये चीज आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हो ना, इसी चीज को मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है करके। इसका एक और एप्लीकेशन है कि कई बार एयरपोर्ट जो होता है वहां पे जो फ्लाइट है वो लैंड नहीं कर पाता क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा रहता है। तो उसके लिए भी आर्टिफिशियल रेन करा के या आर्टिफिशियल उसमें फॉग को इम्प्रेग्नेट करके उसको ड्यू ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसकी बूंदों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फ्लाइट को लैंड करने में क्या प्रॉब्लम आएगी अगर थोड़ा सा फॉग वगैरह हो? हाँ, क्या है, विजिबिलिटी कम हो जाती है ना, क्या। पायलट को वो तो रडार से कंट्रोल, वो सारा रडार से, बस उसको एक ही जगह पे जरूरत पड़ती है कि जब वो नीचे लैंड करता है एग्जैक्टली जमीन पे, तो उसको देखना रहता है कि कब उसको स्ट्रेट करना है, कब उसको ये करना है, वो चीज मैनुअली करना पड़ता है उसको। ठीक है, उतना ही काम है। तो वो अगर विजिबिलिटी नहीं होती तो दिक्कत होता है उसको। और दूसरा क्या है, अभी अभी आपने देखा होगा कि नेपाल की फ्लाइट और एयर इंडिया की फ्लाइट टकराने वाली थी, बहुत क्लोज मार्जिन से बचा। अभी 6-7 दिन पहले का न्यूज है, बहुत क्लोज मार्जिन से बचा। तो ये तो खैर उनकी गड़बड़ी थी जिसके कारण से 7-8 लोग को सस्पेंड भी कर दिए, है ना। पर ऐसा हो सकता है जब अगर फॉग है, अगर बाय द वे उनकी तरफ से गड़बड़ी है कुछ, तो हम लोग विजिबल तरीके से देख भी नहीं पाएंगे। तो क्या है, ये तो फ्लाइट वाले ने, जो कैप्टन था वो अलर्ट था, उसने देख लिया कि ऐसा है करके तुरंत से मोड़ा, तो बच गए लोग। तो पूरा डिपेंडेंट नहीं हो पाते सकते कि हाँ टेक्नोलॉजी बताएगा तभी हम लोग उस पाथ पे जाएंगे, कई बार ऐसा भी हो जाता है। इसलिए क्या है, कोहरा के कंडीशन में लैंड करना या ये करना, टेक ऑफ करना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। अगला है जो बहुत फेमस है और इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन होने वाला है फ्यूचर में, और वो है लिथियम आयन का बैटरी। लिथियम आयन का बैटरी, अगर कोई पूछे भविष्य क्या है तो मैं बोलूंगा भविष्य लिथियम आयन बैटरी है, फ्यूचर यही है ना।
देखो फ्यूचर में हम लोग सोलर सन के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले, सन की ऊर्जा पे, क्योंकि कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, तो हम लोग किस पे ज्यादा डिपेंडेंट होंगे? सोलर एनर्जी पे। बट सोलर एनर्जी के साथ क्या अनफॉर्चुनेट है कि वो डे टाइम में ही रहता है, नाइट टाइम में नहीं रहता। मतलब उसको स्टोर करने की जरूरत है, और जब स्टोर करना है मतलब बैटरी की जरूरत है। अब बैटरी में हमारे पास बहुत टाइप की बैटरी आती है, निकल कैडमियम बैटरी होता है, लिथियम आयन बैटरी होता है, बट सबसे पॉपुलर और सबसे रिलायबल जो बैटरी रहा अब तक का वो है लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, अब तक का सबसे ज्यादा पॉपुलर जो बैटरी रहा दैट इज लिथियम आयन बैटरी। ये क्यों न्यूज में आया? क्योंकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल जो है, इसके बारे में कभी सुना होगा, भोपाल में है ये भेल, है ना, और एक कंपनी है लिब क्वाइन, ये दोनों ने मिलके आपस में कोलैबोरेट किया कि हम लोग लिथियम आयन बैटरी को इंडिया में बनाएंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया में जितनी बैटरीज आती हैं वो बाहर की रहती हैं, और हम लोग क्या है कि बैटरी के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रीज पे, तो हम लोग फिर इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। हम लोग के यहाँ मोबाइल के एप्लीकेशन है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने वाली है, चल भी रही है, तो हमको हर जगह बैटरी की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए क्या है, इंडिया में ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो ये इसने इनिशिएटिव लिया कि बैटरी का पावर प्लांट, बैटरी का प्लांट लगाया जाए। लिथियम आयन बैटरी का जितना पोर्टेबल चीजें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, चाहे इमरजेंसी लाइट हो, चाहे ये स्पीकर हो, चाहे ब्लूटूथ हो, मोबाइल हो, हर जगह पे आपका क्या है, लिथियम आयन बैटरी ही यूज होता है। मिलिट्री के बहुत सारे इक्विपमेंट में लिथियम आयन की बैटरी का यूज होता है, क्योंकि क्या है, जैसे पनडुब्बी है या सबमरीन जो है, सबमरीन में पेट्रोल अगर जलाते रहोगे तो टेम्परेचर निकलता रहेगा, टेम्परेचर मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड निकलता रहेगा तो डिटेक्ट हो जाएगा। तो बैटरी पे कई बार बैटरी ऑपरेटेड कर देते हैं। जब अगर कोई सेंसिटिव एरिया पे होता है, ये जो शिप होता है किसी सेंसिटिव एरिया पे पहुंच जाता है, तो ये लोग क्या कर देते हैं, जो फ्यूल का मोड को चेंज कर देते हैं और बैटरी का मोड में ले जाते हैं। तो बैटरी के मोड से क्या बेनिफिट होता है कि टेम्परेचर बाहर नहीं निकलता और इंफ्रारेड में डिटेक्ट नहीं होते। ठीक है ना? तो ये सब जगह इसका एप्लीकेशन है लिथियम आयन बैटरी का। सर पर लिथियम आयन बैटरी ही क्यों मंगाना है हम लोग को, बनाना क्यों है उनको, मतलब? क्या बोले? सर लिथियम आयन बैटरी ही क्यों बनानी है? लिथियम मतलब आयन बैटरी का सर वही क्यों, मतलब हमें बनानी है? हम लोग तो बहुत सारे मतलब दूसरी एनर्जी के। बैटरीज भी बनाया जा सकता है। हाँ, हम लोग ने इससे पहले बहुत सारी बैटरियां बनाई, उसके बारे में देखो यहीं पे लिखा हुआ है जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ श्योर। हम लोग ने बहुत टाइप की बैटरियां बना के देखा, केमिकल बैटरीज या जो भी है। अब सोचो कि ना क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को फुल प्रूफ बनाना चाहते हो कि इसमें आग ना लगे, ये ना हो, है ना, आप पॉकेट में लेके कैरी करके जाते हो, मतलब सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट की जो बैटरीज थी उसमें कई बार आपने देखा कि आग लग जाती है, और अभी भी होता है। अभी देखना ना, ये जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसकी क्या हालत होती है ना, ये आए दिन न्यूज में आता रहेगा कि ये आग लग गई, इस बैटरी में आग लग गया, ऐसा होगा। क्योंकि हम लोग का बैटरी अभी भी उस लेवल का नहीं बना है कि जो 45 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में काम कर सके, और ये गर्मी के सीजन में ही होता है ऐसा, है ना, 45 से 50 डिग्री में ऐसा होने लगेगा। तो यही जो लिथियम आयन बैटरी है, जिसका एडवांटेज आपको समझोगे ना तब समझ आ जाएगा कि बाकी बैटरी का डिसएडवांटेज क्या था। एक तो समझो कि जो गाड़ी में हम लोग इतना बड़ा सा बैटरी का ये लेके आते हैं, उसमें पूरा केमिकल्स भरे रहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह रहता है, उसको आप कैसे पॉकेट में कैरी करके ले जाओगे, है ना। तो हम लोग उस केमिकल बैटरी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो जो बैटरी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि काफी फेमस था, वो एक निकल कैडमियम का बैटरी आया था। बट लिथियम आयन बैटरी जो है, वो उसका एनर्जी डेंसिटी 2 टाइम का है निकल कैडमियम के कंपैरिजन में। एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या है कि अगर इतना छोटा सा अगर बैटरी है निकल कैडमियम का, और इसका इतना छोटा बैटरी है लिथियम आयन का, तो इसमें 2 टाइम्स ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी एज कंपेयर टू निकल कैडमियम बैटरी। तो ये बड़ा बेनिफिट मिला हम लोग को। क्यों हम लोग को इसमें जाना है, तो ये चीज समझ आया। हाँ, इन्वर्टर में 2 टाइप की बैटरियां होती है। एक नॉर्मली वर्ला बैटरी का यूज किया जाता है इन्वर्टर में, है ना, ये जो केमिकल वाले बैटरीज होते हैं।
पर फ्यूचर वो भी रिप्लेस होगा, श्योरली रिप्लेस होने वाला है, सारा लिथियम आयन में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, ये जितने मोबाइल के टावर होते हैं, आप पाए लाइट जाती है तो आपका मोबाइल का टावर गायब हो जाता है क्या? नहीं होता ना। मतलब श्योरली जो मोबाइल के टावर हैं उसमें भी बैटरी लगी हुई है ना, या तो पेट्रोल के अल्टरनेटर लगे हुए हैं, अल्टरनेटर मतलब समझते, डीजल का वो जो जनरेटर होता है ना, वो लगे हुए हैं। तो दोनों चीजें लगी हुई है जो मोबाइल के टावर होते हैं, क्योंकि कई कई मोबाइल के टावर ऐसे ऐसे जगह पे है जहां आए दिन बिजली जाती रहती है, जैसे गाँव में आए दिन बिजली जाती रहती है, तो वहां पे जो जनरेटर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अब देखो, हम लोग बोलते हैं फ्यूचर 5G 4G से है, तो 5G 4G के टावर तो लगेंगे, और टावर वैसे वैसे सारे जगह पे लगेंगे जहां जहां पे बिजली की अभी भी तकलीफ है, तो वैसे जगह पे बैटरी काम करेगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटर का यूज कर रहे हैं, अल्टरनेटर उसी को डीजल का जनरेटर को जो बोला जाता है उसी को अल्टरनेटर बोला जाता है, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये जनरेटर कितना देर तक बिजली देंगे, क्योंकि ये इसमें हमारे पास डीजल डालना पड़ता है और डीजल पे हम लोग डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते, तो हम लोग बैटरी पे आएंगे। तो बैटरी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सोलर पैनल से, है ना, सन के पैनल जो है, तो वो सोलर पैनल से आपको एनर्जी मिलेगी जो बैटरी में स्टोर होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो वो टावर चलेंगे। ये है। हाँ, अब लिथियम आयन बैटरी का मेंटेनेंस भी बहुत आसान है एज कम्पेयर टू बाकी बैटरी। जैसे मैंने बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह रहता है ये सब बैटरी में, तो ये आसान है, इसको ले जाना कहीं पे भी कैरी करना। तीसरा है, पास्ट में हम लोग सुनते थे कि मोबाइल को रखे रखे डिस्चार्ज हो गया, और निकल कैडमियम बैटरी में बहुत होता था ऐसा। लिथियम आयन बैटरी में वैसा बहुत कम है। मतलब क्या है कि जितना निकल कैडमियम बैटरी था वो जितना तेजी से डिस्चार्ज होता था, ये जो है, ये लिथियम आयन बैटरी है, इसमें डिस्चार्ज कम है, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज कम है। मतलब आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप उसका यूज कर सकते हो, मतलब यूज नहीं कर रहे हो तो मतलब बैटरी रहेगा उसमें, है ना। लिथियम आयन बैटरी जब उसको फेंका जाता है तो एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म करता है। हाँ, कुछ बोल रहे हो दिव्य? यस सर, हमारे फोन्स में कौन सी बैटरी यूज होती है सर? जैसे हम लिथियम लोग आयन ही रहता है हमारे मोबाइल पे, फोन पे लिथियम आयन रहता है। कभी आप देखना, पुराना फोन अगर रखा होगा उसको खोल के देखना, उसमें देखना लिथियम आयन लिखा रहता है। हमारे लैपटॉप, हमारे मोबाइल सब में लिथियम आयन बैटरी, आपके ब्लूटूथ सब में लिथियम आयन बैटरी होता है। सर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितने आप जानते हो ना, उसमें मोस्टली आपका लिथियम आयन बैटरी मिलेगा। अब इस बैटरी को हम लोग डिस्पोज करते हैं तो एनवायरनमेंट पे कम हार्म है। जैसे मैंने बताया था कि बैटरी, जो नॉर्मल बैटरी आप जानते हो, AAA बैटरी, AA बैटरी जो होता है रिमोट में लगता है, इसको आप बाहर फेंक दो, आप देखोगे कि ग्राउंड वाटर में पूरा लेड आ जाएगा, और ग्राउंड वाटर में लेड आ गया तो आपके दिमाग सोचने समझने की कैपेसिटी कम हो सकती है। जो काम पोल्यूशन कर रहा था बच्चों में, वही काम लेड कर देता है बच्चों में। इसलिए जब भी बैटरी का डिस्पोजल करते हो, बैटरी को फेंकते हो, तो हमेशा से उसको कचरे के डब्बे में डाल के उसको बाहर फेंकवा दो, आसपास। रिस जाता है? नहीं नहीं, लिथियम आयन बैटरी से नहीं निकलता। मैं बोल रहा हूँ कि जो बैटरी होती है नॉर्मल बैटरी, उसमें लेड रहता है, पर इसमें लेड नहीं होता। तो इसको अगर बाहर भी फेंक दिए तो उतना हार्म नहीं है, पर नॉर्मल बैटरी को बाहर फेंक दोगे तो बहुत हार्मफुल है। तो पेंसिल सेल रहता है। हाँ, पेंसिल सेल जो होते हैं ना, नहीं, वो एक्चुअली केमिकल बैटरीज होती हैं। हाँ हाँ, केमिकल बैटरीज होती हैं। लेटर ऑन सारा इसी का मैं बताया ना, ये फ्यूचर है। हाँ, जो आजकल ये वाली आने लगी है ना, इमरजेंसी लाइट, है ना, इमरजेंसी लाइट जिसको चार्ज कर देते हो, तो वो लिथियम आयन आने लग गई, सारे में लिथियम आयन। तो फ्यूचर अपना लिथियम आयन है, ठीक है ना। गाड़ियों में भी लिथियम आयन सारे जगह पे, बहुत तेजी से। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल सब लिथियम आयन, ठीक। सर हम लोग इतना सारा लिथियम आयन बैटरी कहाँ से बनाएंगे फिर? वही तो नहीं ला पा रहे हैं, तो हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ता है। फिर ये तो ये ज्यादा दिक्कत। कॉस्ट आ जाएगा ना। हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, देखो ट्राई तो कर रहे हैं, लेट्स सी कब तक होता है। सर हम लोग ऐसी कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते जो मतलब हमें इंडिया में अवेलेबल हो जाए?
इम्पोर्ट ना करना पड़े? कर सकते हैं हम लोग, अदर बैटरीज को भी खोज सकते हैं, पर ये जो लिथियम आयन पे आए हैं पूरा वर्ल्ड, ये एक्चुअली बहुत टाइप की बैटरी को ट्राई करके इस पे पहुंचा है ना। बहुत टाइप की बैटरीज को उसने ट्राई किया है पूरे वर्ल्ड में, तब लिथियम आयन बैटरी रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया है। तो इंडिया भी अपना इनोवेशन कर सकता है, लिथियम आयन को ट्राई कर सकता है, कोई और बैटरी को भी ट्राई कर सकता है। वैसे भी हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं मेक इन इंडिया, तो बहुत जल्दी ये बैटरीज का प्लांट हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा लगने वाले हैं। जहां पे ज्यादा पावर, ज्यादा करंट का एप्लीकेशन का यूज होता है, तो वहां पे लिथियम आयन बैटरी काफी अच्छा काम करता है। जैसे गाड़ियां जिसमें बहुत करंट की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी ये लिथियम आयन बैटरी बहुत अच्छा काम करता है। और इसका जो वेट होता है ये काफी लाइट होता है ना, ये हल्का होता है। पहले हम लोग को जब मोबाइल खरीदते थे तो मोबाइल वाला बोलता था आप उसको घर ले जाओ और फुल चार्ज करना और फुल डिस्चार्ज करना, है ना, बोलता था। मोबाइल को खरीदते थे, रात भर लगा दो चार्जिंग पे, बोल के लगता था। कभी अगर नया मोबाइल खरीदोगे करीब 7-8 साल पहले। पर अब ये जो बैटरी है इसमें ये मेमोरी इफेक्ट नहीं है। मेमोरी इफेक्ट मतलब क्या है, जहां से चार्ज करो वहां से चार्ज हो जाएगा, उतना इफेक्ट नहीं डालता। ये तो हम लोग बोलते थे पहले 9% 5% पे आने दो, तब चार्ज करो, तब फुल चार्ज करना जब भी करोगे। तो ये वाले बैटरी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसको 5 मिनट में चार्ज कर दो, 5 मिनट में डिस्चार्ज हो जाए, जो भी है डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी। तो ये सारे बेनिफिट है, इसलिए लिथियम आयन बैटरी का यूज हो रहा है। तो ये श्योरली यूपीएससी स्टेट पीएससी क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर चीज है। तो साइंस एंड टेक में ये ऐसा नहीं कि किसी बुक में मिलेगा, ये मुझे अंदाज होता है कि ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साइंस एंड टेक में मेरा ऐसा अंदाज हुआ है आज तक कि मेरे 6 क्लास में से 5 क्वेश्चन फंस जाते हैं, ऐसा होता है। क्योंकि मेरे को अंदाज हो जाता है कि साइंस एंड टेक में कहाँ से क्वेश्चन वो किया जा सकता है। तो इसलिए ये सब क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी बुक में अलग से नहीं रहता, मैं अपने से आइडेंटिफाई करता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, बाय माई एक्सपीरियंस। फिर इन सबके पीडीएफ आप सेंड कर दीजिएगा ना? हाँ हाँ हाँ, इसके पीडीएफ हैं यार, पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं किए हैं, कर देते हैं आपको पीडीएफ। सर एंड लास्ट क्लास का भी? हाँ, ये इसी स्लाइड में है, लास्ट क्लास का, दोनों इसी में है। डिसएडवांटेज भी कुछ जानना जरूरी है कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। एक तो क्या है, ये फ्रेजाइल है, बहुत जल्दी टूट जाता है। दूसरा ये है कि इसमें प्रोटेक्शन सर्किट की जरूरत होती है, अदरवाइज इसमें आग लग सकती है। इसलिए कई जगह पे प्रोटेक्शन सर्किट अच्छा काम नहीं करता। तो आपने सुना होगा कि मोबाइल में आग लग गया, ये इसी के कारण से होता है। इसमें एक फ्लेमेबल कंटेंट होता है, जो ज्वलनशील कंटेंट होता है, जिसको बोलते हैं फ्लेमेबल इलेक्ट्रोलाइट, ये होता है जो कि इसकी सेफ्टी को कम करता है। ये निकल कैडमियम से 40% ज्यादा कॉस्ट पे मिलता है, तो महंगा बहुत है ये, है ना। अगर उसको ज्यादा दिन बाद यूज कर रहे हैं तो इसमें एजिंग इफेक्ट होता है और ये फिर यूज का नहीं रह जाता। आपने पुराने मोबाइल या टैब को देखोगे तो हमेशा से बैटरी पहले खत्म हो जाती है ना, बैटरी खराब हो जाती है। कितना भी अच्छा बैटरी हो लिथियम आयन का, वो 2 से 3 साल या 4 साल मैक्सिमम चलेगा। इसलिए मोबाइल क्या है, धीरे धीरे बैटरी डाउन होने लग जाती है, ज्यादा चार्ज नहीं ले पाता। ट्रांसपोर्टेशन का रेस्ट्रिक्शन है कि लार्ज क्वांटिटी में कहीं पे भी ले जाया जाता है, तो हाई लेवल का सेफ्टी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव है। ज्यादा टेम्परेचर उस पर पड़ता है तो तकलीफ हो सकता है। तो ये लिथियम आयन का डिसएडवांटेज है। पर कंपेयर टू डिसएडवांटेज ऑफ अदर batteries, these lithium ion batteries are relatively better. Still we are searching that it should be more safe and more hazard free. Let's see कि कब होता है ये चल ही रहा है इस पे, और ये बहुत तेजी से इस पे काम हो रहा है। पेंसिल से जो एकदम मोटा वाला आता है उसको तो क्या नाम होता है? देखो, एक डबल ए है, एक ट्रिपल ए है, और ये डबल वाला कुछ आता है, उसका नाम मेरे को पता नहीं, उसको जो जुड़ा रहता है ऐसा, है ना। और एक ऐसा मोटा सा आता है जो पुराने टॉर्च में डलता था, फिर हरा कलर का ग्रीन कलर का रहता था, वो उसका नाम नहीं पता मुझे। ठीक, अब एक और करंट अफेयर्स की बात है समसामयिकी में, कि एक कृत्रिम सूरज आर्टिफिशियल सन बन रहा है चाइना में। चाइना में एक आर्टिफिशियल सन बन रहा है।
तो इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सर, हम्म हमारे सन में तो ऑलरेडी 90% फ्यूल जो बचा हुआ है, तो फिर इन लोग आर्टिफिशियल सन क्यों बना रहे हैं? हाँ, सही बात है। हमारे सन में जब इतना एनर्जी है अभी भी बचा हुआ, तो ये लोग आर्टिफिशियल सन क्यों बना रहे हैं? तो एक डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, विकसित देश हो या विकासशील देश हो, इसको तीन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तीन चीजों की। एक है एनर्जी, ऊर्जा। दूसरा है स्टील। और तीसरा है मैन पावर, वो भी स्किल्ड। स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर मतलब हिंदी में बोलेंगे तो कुशल, कुशल क्या बोलना चाहिए, कुछ कारीगर, कुशल कारीगर, है ना। तो ये तीन चीज हर एक डेवलपिंग कंट्री की नीड होती है, विकासशील देश की नीड होती है, और विकसित की भी। तो मनमोहन के समय से मैं सुनते आ रहा हूं, और मनमोहन क्योंकि उसी समय मैं यूपीएससी देता था, और दो टाइम मनमोहन रहा, 10 साल तक रहा। इसके बाद मोदी आया। तो क्या है, उस समय से मनमोहन भी ज्यादा बोलते नहीं थे, पर जो बोलते थे वो ये बोलते थे कि इंडिया को, भारत को ऊर्जा की बहुत जरूरत है ना, एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट है हम लोग को। और एनर्जी हम लोगों को, एनर्जी को सिक्योर करना है। सिक्योर करना मतलब क्या है कि देखो, सन में तो बहुत एनर्जी है, तो मैं क्या उसको स्टोर कर पाता हूँ या मैं दूसरे यूज के लिए ला पाता हूँ? तो 10 साल पहले तो नहीं पॉसिबल था उतना, मतलब उतने बड़े बड़े पैनल्स, अच्छे अच्छे पैनल्स नहीं आए थे। एज वेल एज पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंसी तो है ही हमारे पास। तो हम लोग कैसे ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करें? अब चाइना को भी ये समझ आ गया कि देखो, चाइना पेट्रोल डीजल के लिए किस पे डिपेंडेंट है? वो लेता है गल्फ कंट्री से, गल्फ कंट्री, खाड़ी के देशों से, और पूरा वर्ल्ड उसी से डिपेंडेंट है। तो कल के दिन चाइना का नहीं पटा यूएस से, तो यूएस का सऊदी अरेबिया से रिलेटिवली बेटर पड़ता है। ये इक्वेशंस ऐसे कुछ बने हुए हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया का ईरान से नहीं पड़ता और यूएस का ईरान से नहीं पड़ता, इसलिए यूएस का सऊदी अरेबिया से पड़ता है। मतलब यूएस का भी दुश्मन कौन है? ईरान। सऊदी अरेबिया का भी दुश्मन कौन है? ईरान। तो इसलिए ये दोनों आपस में दोस्त हैं। कौन कौन? यूएस और सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया का बोलना चाहिए कि उसका डोमिनेंस है उस पे, पेट्रोलियम पे, है ना, उसका डोमिनेंस है। तो कल के दिन चाइना का भी नहीं पड़ता यूएस से, चाइना का ईरान से अच्छा पड़ता है। तो कल के दिन चाइना का यूएस के साथ नहीं पटा और सऊदी अरेबिया उसके अगेंस्ट में हो गया, तो चाइना को कहाँ से मिलेगा पेट्रोलियम डीजल? और यही चीज हमारे साथ भी है कि इंडिया का पाकिस्तान से वॉर हो गया, तो जितने मुस्लिम्स कंट्रीज हैं वो लोग पूरा पाकिस्तान का साथ देंगे उन लोग का, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ब्रदरहुड करके, है ना, तो वो लोग मुस्लिम कंट्रीज हैं करके उसको साथ देंगे। तो उस कंडीशन में इंडिया का कौन साथ देगा, है ना। तो इसलिए एनर्जी के लिए जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़े होते हैं, तब तक हम लोगों को क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हम लोग चाह के भी पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर पाएंगे, अगर करना पड़ा तो, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ईरान भी, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया भी, ठीक है ना। ये तो यूएई अभी अभी हमारे साथ थोड़ा सा ठीक पटने लगा, नहीं तो यूएई भी उसका सपोर्ट नहीं करता था, मतलब हमारा सपोर्ट नहीं करता था, वो पाकिस्तान का ही करता था। तो खैर, हम लोग बात ये कर रहे थे कि अब क्या है, आप क्वेश्चन जो आया पूछा उन्होंने, देवी ने, कि हमारे पास सन तो है, इसके एनर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो क्यों हम लोग नहीं कर रहे हैं? देखो क्या है, सन की एनर्जी आज है कल है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी क्लाउड आ जाता है, कभी विंटर सीजन आ जाता है, विंटर सीजन में धूप उतना नहीं पड़ता, तो हमको कंटिन्यूस अमाउंट में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो कैसे किया जाए? तो उसका एक तरीका है, अपना एक सन बना लिया जाए आर्टिफिशियली। सन बनाने का मतलब ये है कि अभी तक जितने नाभिकीय ऊर्जा वाले सेंटर होते थे, न्यूक्लियर सेंटर होते थे, वहां पे न्यूक्लियर का फिजन होता था, विभाजन होता था,
नाभिकीय विभाजन होता था। बट पहली बार ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहे हैं जहां पे संलयन होगा, फ्यूजन होगा। क्योंकि जब भी हम लोग सन की बात करते हैं, मतलब सन में क्या होता है? फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, संलयन होता है। बट हम लोग क्यों नहीं, पूरे वर्ल्ड ने ऐसा क्यों नहीं सोच पाया कि ऐसा किया जा सकता है? क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है। क्योंकि अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाए बाय द वे हम लोग, तो पूरा अर्थ में इतना बड़ा सन बन जाएगा कि वो अर्थ को भी कंज्यूम कर सकता है। क्योंकि इसमें एक चीज होता है जिसको बोला जाता है चेन रिएक्शन, है ना। चेन रिएक्शन मतलब क्या होता है? ये रिएक्ट करता जाता है और बड़ा बनते जाता है। जैसे जो भी बॉम्ब होता है, हम लोग बोलते हैं एटम बॉम्ब, है ना, या हाइड्रोजन बॉम्ब, ये इसी पे काम करता है ना। ऐसे फूटेगा, फिर धीरे धीरे फूटता फूटता और बड़ा बनते जाएगा, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा जब किसी मैटर को बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, हाँ सॉरी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन आर्टिफिशियली कर रहा है। और ये सबसे अब तक का सबसे हॉटेस्ट फ्यूजन होगा, है ना, जो कि ये ट्राई कर रहा है। करीब 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, है ना, वहां तक वो पहुंचना चाहता है, सो दैट क्या न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो सके। मतलब इसको स्टार्ट करने के लिए ही आपको 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाना पड़ेगा, तब ये इंजन इसका स्टार्ट होगा। फिर एक बार ये स्टार्ट हो गया तो ये सेल्फ सस्टेनिंग है, इसको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मतलब ऐसा है कि एक बार कर लिया आपने तो जिंदगी भर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एनर्जी देता रहेगा। जैसे सन है अपना एनर्जी देता रहता है, वैसी वो है। तो चाइना सर उसी पे काम कर रहा है। सर इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है वो हम लोग हाँ मेंटेन करेंगे तो जो भी वहाँ मेटल होगा या फिर जो भी मतलब वॉल्स होगी वो मतलब मेल्ट होने का एक चांस होता है ना। हाँ हाँ। तो तो किस नहीं, मेटल हम लोगों को ने हम लोग करेंगे? हाँ, हम लोगों ने ऐसे ऐसे कंपाउंड बना लिए हैं, ऐसे ऐसे यौगिक बना लिए हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर में भी सस्टेन कर जाते हैं। क्योंकि नासा ने अभी अभी सोलर प्रोब भेजा था, सन के पास एक ग्रह भेजा, उपग्रह भेजा। अब सन के पास उपग्रह भेजना मतलब सोचो क्या लेवल का टेम्परेचर होगा। पर ऐसा मैटर बना चुके हैं हम लोग, वैसा कंपाउंड बना चुके हैं जो कि सन के पास तक पहुंच के उसका फोटो वोटो खींच के ला रहा है, और है अभी खींच रहा है फोटो, है ना। सर मतलब हम लोग हाई लेवल का टेम्परेचर सस्टेन करने वाले ऐसे चीजों को बना के रख चुके हैं। यस। सर और अगर ये एक्सपेरिमेंट करते करते एक्सप्लोड हो गया हाँ तो हाँ फिर अगर ये एक्सप्लोड हो गया तो उससे हाँ, सर वही तो। बहुत ये ज्यादा क्या है? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल। न्यूक्लियर एनर्जी है। हाँ, ये अगर ये एक्सप्लोड कर गया तो पूरे अर्थ का एग्जिस्टेंस मुश्किल में आ सकता है। इसलिए क्या है, अदर कंट्रीज सारे मिल के उसको रोकने की भी कोशिश करेंगे, और ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर बैन भी लगाएं। तो बहुत कुछ होने का है इसमें, है ना। या तो जब तक फुल प्रूफ सारे साइंटिस्ट जब अप्रूव नहीं कर दे तब तक हो सकता है ये स्टार्ट ना करे। तो ये सब चीजें हैं, इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं, रेगुलेशंस है, जो कि इतना इजी नहीं है इनके लिए करना। इसके लिए एक उसने रिएक्टर बनाया जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये मैं बताना चाह रहा था कि ऐसा चल रहा है जिसमें फ्यूजन हो रहा है। इसने एक और क्या बोलना चाहिए कि 2006 से ये इस पे काम करना चालू किया था, जिसके बाद इन लोग इस पोजीशन पे आए हैं कि अब उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं आर्टिफिशियल सन का, क्योंकि इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होता। तो कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होता, तो पोल्यूशन नहीं होता। इसके कारण से ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। और दूसरा क्या है, इसका कोई वेस्ट नहीं निकलता। जो नाभिकीय वेस्ट होता है, नाभिकीय कचरा होता है, न्यूक्लियर वेस्ट होता है, वो नहीं निकलता। हाँ, तो ये दो बेनिफिट है इसका, जिसके कारण से न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है हमारे फ्यूचर की एनर्जी को सही कर सके। आप सोचो कि बाय द वे आप इसको कंट्रोल कर लिए तो जितना पोल्यूशन है पूरे वर्ल्ड में वो सब हट सकता है, अकेले सिर्फ इसी को अपन यूज करेंगे,
है ना। तो ये है। अगर इसे यूज करना है तो फिर हमें उतनी मतलब कैपेसिटी भी रखनी होगी कि हम उतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर करके रख सकें, क्योंकि अगर हमारे पास मतलब इतना ज्यादा स्टोरेज होता तो फिर हम लोग नेचुरली सोलर एनर्जी स्टोर कर सकते थे। हम्म। हम्म। क्या सही बोल रहे हो कि इसको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ये सही बोल रहे हो। क्योंकि अगर हमारे पास इतना स्टोरेज होता तो हम लोग सोलर एनर्जी उतना स्टोर करते, हम लोग लाइटनिंग का एनर्जी को स्टोर करते, है ना, बिजली जो कड़कती है उसको एनर्जी को स्टोर करते। बट अगर इन लोगों ने ये बनाना चालू किया है तो श्योरली इसके साथ उसका मैकेनिज्म भी इन लोगों ने बनाया होगा। मुझे इसके बैटरी के बारे में पता नहीं है, बट इसने क्या किया है, अभी तो इसको एक्सपेरिमेंटल बेस पे कर रहा है, तो श्योरली जब भी ये चालू करेगा ये बहुत बड़े लेवल पे एनर्जी कहीं पे देगा और इसको स्टोर करना डिफिकल्ट इजी नहीं रहेगा। तो इस लेवल का कंट्रोल करना पड़ेगा कि जितना एनर्जी हम चाहें उतना ही लेवल का उसमें फ्यूल डलता जाए। तो वैसा कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे क्या बॉम्ब में तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल्ड वे में बॉम्ब फ्यूजन और फ्यूजन करते हैं, बॉम्बिंग करते हैं। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को ही हम लोग कवर करते हैं, उससे ज्यादा बड़े एरिया पे नहीं जाता। तो वैसे ही जब इसको फ्यूजन करेंगे तो ये हमेशा कंट्रोल्ड वे में होगा। जितना एनर्जी हमको रिक्वायरमेंट है उतना ही वो प्रोड्यूस करेगा दिन भर में। इसको इस टोकामैक में एक बेनिफिट है कि इसको एक पावरफुल चुंबकीय तरंगों से, चुंबकीय बल से, मैग्नेटिक फोर्सेस से इसको कंट्रोल किया जाता है, सो दैट ये जो फ्यूजन है अंदर में वो बहुत हाई लेवल पे मतलब उस लेवल पे ना चला जाए कि ये ब्लास्ट कर जाए। तो ये आर्टिफिशियल सन के बारे में जितना बताना था मैंने बताया आप लोग को। तो आर्टिफिशियल सन में आप बस ये जानना है कि इसमें फ्यूजन है, चाइना अभी काम कर रहा है, और तीसरा ये फ्यूचर के लिए सेफ है ना, इस पे काम किया जा सकता है। हो सकता है कि इंडिया और पूरा वर्ल्ड इस पे काम करने लग जाए लेटर ऑन। हाँ, क्वेश्चन देखो पूछेगा आर्टिफिशियल सन में फ्यूजन होता है कि फ्यूजन होता है, पहले पूछेगा। दूसरा बोलेगा इसमें क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है, तो आप बोलोगे नहीं। तीसरा ये बोलोगे कि ना कि कौन सा कंट्री कर रहा है, तो आपको याद रहना है चाइना है। ये 4-5 क्वेश्चन है जो इसी से कुछ और उससे ज्यादा नहीं आएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन। तो मैं वो टॉपिक्स ले रहा हूँ जो वो सर नहीं लेंगे, है ना। सैटेलाइट वाला पार्ट और डिफेंस वाला पार्ट वो देख रहे हैं, तो मैं अभी मेरे पास भी सैटेलाइट वाला पार्ट है, तो मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। लेट्स सी वो कितना करा, जो कराएंगे वो कराएंगे, उसको फिर जो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा उसको मैं करा दूंगा। ऐसा है, वो वैसे पूरा कवरेज, थॉरो कवरेज करवा देते हैं जो भी टॉपिक करवाते हैं, तो उसमें कुछ बचेगा नहीं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इसके बारे में, और जो बीमारियां होती है उसके बारे में, जिसमें सारे क्वेश्चंस बोला जाए यूपीएससी या स्टेट पीएससी में हर साल श्योरली 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। और खासकर जब से कोविड आया है तब से यूपीएससी बड़ा खुश है, स्टेट पीएससी बड़ा खुश है, इसमें बड़ा क्वेश्चन पूछने लगे है ना। पिछले साल 2 या 3 क्वेश्चन आए थे यूपीएससी में इसी वायरस बैक्टीरिया से। तो हम लोग जितने वायरस बैक्टीरिया जानते हैं सबके बारे में, या जितनी बीमारियां जानते हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे।
तो पहला चीज है पोलियो का वायरस। बहुत ही कम ऐसे मिशंस हैं जो भारत सरकार ने चालू किया और वो सक्सेसफुल रहा और उसमें से एक मिशन है पोलियो, है ना, पल्स पोलियो का जो मिशन होता है, जो कि सक्सेसफुल रहा है। हमारे भारत में पोलियो का वायरस जो है वो खत्म हो चुका है, इरेडिकेट हो चुका है। हम लोग पोलियो फ्री, हम लोगों को क्या बोलना चाहिए कि पोलियो फ्री का टैग मिला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, विश्व स्वास्थ्य। हाँ हाँ हाँ, वही बताना चाह रहा हूँ, मैं बताऊंगा, है ना, वो सब चीज पे आऊंगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमको पोलियो फ्री बना दिया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को मलेरिया फ्री बना दिया है, या श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश जिसको मलेरिया फ्री कर दिया। अब हमारे यहाँ इतने मच्छर है कि कोई सोच भी नहीं सकते कि मलेरिया फ्री हो जाएगा, और हमारा पड़ोसी देश जो है वो मलेरिया फ्री हो गया। तो खैर ये सब चैलेंजेस है। हम लोग टीबी मुक्त भारत अभियान कभी सुना होगा, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे थे। तो टीबी को हटाना अगला चैलेंज है, जैसे पोलियो हटा वैसे टीबी हटाना। तो खैर अब है क्या, तो पोलियो के बारे में समझने के लिए आपको ये जानना है कि पोलियो मेलिटस जो है एक वायरल डिसीज है, वायरल बीमारी है जो वायरस से होती है। वायरस मतलब विषाणु, है ना, विषाणु से होती है, जो 5 साल के छोटे बच्चे को इफेक्ट डालती है। 5 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उसको वो इफेक्ट डालता है। मतलब सोचो जैसे कोविड एक वायरस है, वैसी ये भी एक वायरस है। तो श्योरली ये ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिशन जब भी क्वेश्चन करे कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक डिसीज के लिए, कि पर्सन टू पर्सन होता है, कि एनिमल टू पर्सन होता है, कि पर्सन टू एनिमल, एनिमल टू पर्सन होता है ना। तीसरा, क्या मच्छर से आता है कि मक्खी से आता है, किससे ट्रांसमिट होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप ये जान गए तो कंट्रोल करना आसान होता है, ठीक है ना। तो 5 साल के छोटे बच्चे को ये इफेक्ट डालता है। तो WHO ने बोला कि जो ये वायरस है हमारे बॉडी में कैसे पहुंचता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो 2 ही रूट है, फेकल रूट पॉटी करने का जगह, दूसरा है ओरल रूट माउथ से। यही 2 जगह से ये पहुंच सकता है हमारे बॉडी के अंदर में। और ये जब वायरस चला जाता है हमारे बॉडी के अंदर में, तो हमारे ब्रेन में वो पार्ट को हर्ट करता है जो कि हमारे लेग के ग्रोथ के लिए, पैर के ग्रोथ के लिए, पैर के विकास के लिए हेल्प करता है। तो ये एक्चुअली वायरस लेग को खराब नहीं कर रहा है, ये ब्रेन को खराब करता है ना। ब्रेन नर्वस सिस्टम को खराब करता है, स्नायु तंत्र को खराब करता है, ताकि क्या है, बॉडी पैरालाइज हो जाता है एक साइड से, आपका पैर का ग्रोथ कम हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। 3 चीजें, पहला सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको डालता है, 5 साल से छोटे बच्चे को। दूसरा वायरस है कि बैक्टीरिया, तो वायरस है। तीसरा कहां पे इफेक्ट डालता है, ब्रेन पे। किस रूट से जाता है, ओरल या फेकल रूट से जाता है ना। ये चारों चीजें आपको जानना जरूरी है किसी भी डिसीज के लिए। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है। तो पोलियो वायरस की जैसे आप देखे होंगे कि कोविड के बहुत वैरायटीज आए, है ना, डेल्टा आया, ओमिक्रॉन आया, है ना। वैसे क्या है, पोलियो के भी 3 टाइप है, P1, P2 और P3, जिसमें से P2 का वैरायटी पूरे वर्ल्ड लेवल पे खत्म हो चुका है 1999 में ही। P2 वैरायटी का जो वायरस है पूरे वर्ल्ड से खत्म हो चुका है। इंडिया जो है, इंडिया को पोलियो फ्री स्टेटस मिल गया 2014 से, क्योंकि इंडिया ने तीनों टाइप के वैरायटी के पोलियो का वैरायटी जो है P1 और P3 और P2 तो पहले से ही इरेडिकेट हो चुका था, तो तीनों टाइप के वैरायटी के पोलियो का स्ट्रेन को खत्म कर दिया। एक बार पोलियो हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है ना, उसका कोई दवाई नहीं है, इसको सिर्फ बचा सकते हैं।
होने से बचाया जा सकता है, हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए वैक्सीन दिया जाता है, टीका दिया जाता है, जिसके 2 टाइप के टीके होते हैं, है ना, 2 टाइप के टीके होते हैं, जिसमें से एक है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी जिसको बोला जाता है, जिसको मुंह से दिया जाता है, ड्रॉप डाल के दिया जाता है। हाँ, तो एक जो तरीका है जो कि बॉडी में ये वैक्सीन कैसे करना है, आपने देखा होगा, आपको इंजेक्शन लगा है कभी, पायल लगा है ना, तो पोलियो का जब ड्रॉप देते तो देखना माउथ में डालते हैं, इंजेक्ट नहीं करते, इंजेक्शन नहीं देते, है ना। तो मोस्टली इंडिया में जो यूज होता है वो है ओरल ओपीवी, है ना, किसी भी बच्चे को पकड़ के मुंह में डाल देते हैं, है ना, और इंजेक्शन लगाना डिफिकल्ट होता है बच्चों को। इसमें होता क्या है, ये वैक्सीन में, टीका में होता क्या है, किसी भी वैक्सीन में क्या होता है पता है, वही वायरस होता है ना। अगर आपको पता हो कि अगर कोविड की वैक्सीन में क्या चीज है, तो कोविड की वैक्सीन में कोविड का ही वायरस है, बस उसका हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, मतलब उसको वीक कर दिया जाता है ना, और उसका इफेक्ट को कम कर दिया जाता है, या तो कई बार डेड डेड मरा हुआ डाला जाता है। तो ओरल रूट से जो जाता है जो वैक्सीन, वो उसमें जो वायरस होता है वो वीक फॉर्म का वायरस होता है, जो जिसका उतना इफेक्ट नहीं होता। और दूसरा रूट है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन मतलब वायरस को मार के भेजा जाता है ना। एक है जिसमें वायरस को वीक करके भेजा जाता है, और एक है जिसमें वायरस को मार के भेजा जाता है। दोनों में ज्यादा, हाँ, मैं अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि दोनों में कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा। सर वीक वायरस में भी बड़ वाला ज्यादा, थर्ड, 2 ही तो है, मतलब वो इनएक्टिवेटेड किल वाला जो किल्ड वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा। अच्छा, दीवी। सर मे बी जो वीक वायरस है वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है वैशाली, जो मरा हुआ किल्ड वाला ना, आपको क्या लगता है, फर्स्ट वाला, है ना, मतलब हाथ पैर टूटा हुआ वायरस है ना वाला। आप लाइफ में कब स्ट्रांग होते हो पता है, जब आपका एनिमी बहुत स्ट्रांग रहता है ना, या तो आपके पास परेशानियां बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत टफ आती है, तब स्ट्रांग होते हो। तो वैसी बॉडी के साथ है कि जिंदा वायरस घुसता है, लाइव वायरस घुसता है तो ज्यादा स्ट्रांग होता है आपका बॉडी, लड़ाई करता है। बुखार आता है, इसलिए हर वैक्सीनेशन के बाद फीवर आता है, लड़ाई करता है और उसका जीत जाता है, और जीतने के बाद जो पावर आता है वो ज्यादा अच्छा है। अब मरा हुआ, हाँ प्रोवाइडेड की वैक्सीन को वरना वो एमडीआर बन जाएगा। बिल्कुल है ना। तो मतलब क्या है कि हाथ पैर तोड़ा हुआ वायरस ज्यादा अच्छा है आपकी बॉडी में, आप लड़ाई कर रहे हो उसके साथ और आपका बॉडी लड़ा और उसका जीत गया। पर जो खुद ही मरा हुआ है उसके साथ बॉडी लड़ाई करता है, क्योंकि उसको फॉरेन एलिमेंट समझता है, बाहर का तत्व समझता है, उसके साथ लड़ाई करता है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। तो बॉडी दोनों से सीखता ठीक है ना। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है, दूसरा क्वेश्चन ये है ना, कि अब ओरल रूट से जो जाता है वो ज्यादा इफेक्टिव है कि जो इंजेक्शन है उस वो ज्यादा इफेक्टिव है। इंजेक्शन ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि पहले पेट में जाएगा, पेट में डाइजेस्ट होगा, पेट में जहां पे इसको इफेक्ट नहीं डालना वहां पे करेगा, इसके बाद ब्लड में जाएगा, है कि नहीं, यही तो है। और डायरेक्टली जब ब्लड में डालते हैं तो जहां पे जाना है वहां पे जा रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया इंजेक्शन पे ज्यादा बिलीव ना करके ओरल रूट पे क्यों बिलीव करता है। तो इसका रीजन है क्योंकि जो जिसको टीका दे रहे हो वो भी गधा लोग, और जो दे रहा है वो भी गधा मतलब क्या है कि वो भी ट्रेंड नहीं है कि इंजेक्शन सही ढंग से लगाना है नहीं लगाना है। क्या है, इंजेक्शन को लगाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, है ना, और जो लगवा रहा है उसको भी ट्रेनिंग थोड़ा होना चाहिए। तो क्या है, इसलिए ओरल रूट इंडिया में किया जाता है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन आसान होता है।
तो ये ओपीवी पूरा इफेक्टिव है 100%? हाँ इफेक्टिव है, बिल्कुल 100% इफेक्टिव है, बट उसका उतना मल्टीपल जितना है डोज है उसका लेना पड़ता है। जैसे क्या है हाँ, जैसे ओपीवी जब होता है, हम लोग बोलते हैं ना हर 5 साल के बच्चे को पिलाना चाहिए हर साल ये ड्रॉप करके, है ना। तो वो क्या है, उसको पूरा इम्यूनिटी आने में उसको 3-4 बार पिलाना पड़ता है, पूरा इम्यूनिटी आने में, ठीक है। तो हाँ दोनों है एक्चुअल में, अवेलेबल दोनों है, पर गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो है वो ओपीवी है। आप कहीं हॉस्पिटल में जाओगे, बोलोगे कि मुझे पोलियो का वैक्सीनेशन इंजेक्शन से लगाना है, तो वो बिल्कुल लगाएगा, है ना, इंजेक्शन से लगाएगा। गवर्नमेंट के पास जाओगे, फ्री में लगाना चाहते हो तो गवर्नमेंट आपके पास वो वाला देती है, ओपीवी वाला, ठीक है ना। जितने वैक्सीनेशन, जितने टीके हैं, इसके पास दोनों ऑप्शन है कि प्राइवेट में भी जाके लगा सकते हो और गवर्नमेंट में भी। अब जैसे ये कोरोना का जो बूस्टर डोज था, है ना, तो हम लोग गवर्नमेंट में ही गए और वहां पे जाके फ्री में लगा के आए। अदरवाइज स्पुतनिक जो है, एक और जो टीका आया था रशिया से, वो भी अभी प्राइवेट में अवेलेबल है, अब जाके स्पुतनिक भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इसका कॉस्ट कम है, कॉस्ट इसलिए कम है ओपीवी का क्योंकि इसमें इंजेक्शन का खर्चा नहीं रहता। इंजेक्शन वन टाइम है, तो जितने बच्चे हैं सबके लिए एक एक इंजेक्शन यूज करना पड़ता है, तो खर्चा बढ़ जाता है, और इसमें खर्चा कम है। और इसके लिए कोई ट्रेंड पर्सन नहीं चाहिए, किसी भी बच्चे को बोलेंगे बस मुंह दबा और डाल दे, है ना। पर इंजेक्शन के लिए नर्स चाहिए, तो ज्यादा कॉस्ट लगेगा। हाँ हाँ, ये भी समझना होगा। क्या है, ये ओपीवी जो है पहले पेट में आता है ना, और उसके बाद कहाँ जाता है, ब्लड में। तो इसमें एक बेनिफिट ये है कि पेट से ये इंटेस्टाइन आंतों में चला जाता है, और एक रूट जो है वायरस का, वो फेकल रूट जो है वो बच जाता है, वहां से न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब इंटेस्टाइन में अगर इम्यूनिटी आ गई तो क्या बेनिफिट है कि ओरल रूट और फेकल रूट दोनों बच जाता है, दोनों में सेफ्टी आ जाती है। नहीं समझे, हम लोग बोलते हैं ना वायरस दो ही जगह से एंटर कर सकता है बॉडी में, तो हम लोग अगर इंटेस्टाइन में ही इम्यूनिटी लेके आ गए, है ना, तो एक बेनिफिट ये हो जाता है कि एक एंट्री पे हम लोग ने पहरेदार लगा दिया, है ना। तो ये एक बेनिफिट है इसका ओरल रूट का। वायरस कहाँ से डिपेंड करता है वो वायरस कौन सा है ना, वो वायरस कौन सा है। जैसे क्या है, कोविड वायरस जो है नाक से ज्यादा एंटर करता है ना, तो हर एक वायरस का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। हाँ, WHO क्या बोलता है कि किसी कंट्री में वैसे आईपीवी और ओपीवी दोनों लगवाना चाहिए, और उसका रीजन ये है क्योंकि ओपीवी एक टाइप का इम्यूनिटी देगा और आईपीवी अलग टाइप का इम्यूनिटी देगा, और दोनों मिला के पूरा बॉडी को कवर कर देगा, है ना। जैसे क्या है, ये गवर्नमेंट ने तो बोला नहीं, अदरवाइज ना ये जो हमारे पास 2 टाइप के वैक्सीन थे कोरोना के, कौन कौन से थे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, नहीं कोविशील्ड और कोवैक्सीन थे, है ना। हम लोगों ने जिसने कोविशील्ड लिया था उसको कोविशील्ड का ही बूस्टर दिया गया और कोविशील्ड का ही सेकंड डोज दिया गया, जबकि बेटर क्या होता, कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन दिया जाता। तो रिसर्च में आया, बाद में पब्लिश हुआ, जिस भी पर्सन को कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन मिला उसको ज्यादा इम्यूनिटी मिला, क्योंकि कोवैक्सीन एक रेंज पे काम करेगा, कोविशील्ड एक रेंज पे काम करेगा, दोनों मिला के एक बड़ा रेंज पे आपका काम हो जाता है, आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसलिए अगर आपको अगला डोज लेना है तो स्पुतनिक ले लो। हाँ, रशिया का ये जो यहाँ पे अवेलेबल है, सारे जगह पे अवेलेबल है, वो ले लो। और या तो अगर आपको कोविशील्ड मिला हुआ है तो कोवैक्सीन ले लो, है ना। तो ये कर सकते हो आप। स्पुतनिक का भी 90% एफिकेसी है, बहुत अच्छा है एफिकेसी, ठीक है ना। जबकि कोवैक्सीन का सिर्फ 82% है। नहीं, मैंने नहीं लगवाया, भाषण भले दे रहा हूँ पर अभी नहीं लगवाया है। तो चालू हो चुका है, देखो 3000 लोग इफेक्टेड हो गए हैं पूरे इंडिया में। हाँ, रायपुर में 14 न्यू केस है करंट में, चल रहा है अभी, आ गया है। खैर अब कितना भी हो जाए वैसे लॉकडाउन नहीं होगा, है ना, वैसा नहीं होगा।
लॉकडाउन से लगा भी था, तो बेंगलोर में तो 2 लाख के शायद से लॉकडाउन हुआ जैसे। वही, अभी देखो H3N2 से कितने लोग मर गए, है ना। और जो डेल्टा जो वायरस आया उसमें लॉकडाउन अच्छे से नहीं लगा, जबकि जब नॉर्मल वायरस था तब लॉकडाउन लग गया था। डेल्टा में कितने लोग मरे, 25 लाख लोग कुछ मरे थे, है ना। उसमें हर जगह पे लॉकडाउन नहीं लगा। खैर, तो ये बता, WHO का रिकमेंडेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये रिकमेंडेशन है कि कोई भी पर्सन को दोनों टाइप का डोज लगाना चाहिए, है ना। इससे दोनों टाइप की इम्यूनिटी आएगी। हाँ, अच्छा। ठीक। अब एक नुकसान है ओपीवी का, ये एक बड़ा नुकसान है ओपीवी का जो इंडिया में यूज होता है, और वो है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमियलिटिस। मतलब देखो, अब क्या है, हाथ पर तोड़ के रखे हुए हो वैक्सीन को, वायरस को इसके अंदर में, बट कई बार ऐसा होता है कि अगर इसको प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया जाए, या जितना टेम्परेचर चाहिए उतना नहीं किया जाए, तो उसमें भी वायरस का ग्रोथ हो सकता है जो कि वैक्सीन से एसोसिएटेड है, समझ लो ना। तो ये जो वायरस है, जब एक समय निकल जाता है तो ये वैसे ही वाइल्ड वायरस जैसे काम करने लग सकता है। मतलब वही वैक्सीन में वो नया टाइप का वायरस आ जाएगा, जो कि जिसका हाथ पर टूटा हुआ था, अब हाथ पर रुक जाएगा, ज्यादा दिन हो जाएगा तो, और उसके बाद वो वाइल्ड वायरस बन सकता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट है इस ओपीवी के साथ। तो अच्छे से उसको वो हाँ, उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जितना टेम्परेचर चाहिए, जैसा रखना है, या जितने दिन में उसको फेंक देना है, यूज कर लेना है, वैसे ही करना चाहिए। ठीक है, तो आईपीवी और ओपीवी में क्या डिफरेंस है? तो आईपीवी में जिंदा वायरस नहीं है और ओपीवी में जिंदा वायरस है। हाँ, तो आईपीवी में जिंदा वायरस नहीं है, तो वीएपीपी बनने का कोई चांस नहीं है ना। जो कि वाइल्ड बन जाए वैसा तो कोई चांस नहीं, क्योंकि मरा हुआ वायरस है इसमें आईपीवी में। बट आईपीवी में लो लेवल की इम्यूनिटी बनती है एज कंपेयर टू, लो लेवल की इम्यूनिटी इंटेस्टाइन में बनती है एज कंपेयर टू ओपीवी। मतलब किसी को आईपीवी लगा है तो उसकी आंतों में, उसके इंटेस्टाइन में उस लेवल का इम्यूनिटी नहीं आएगा जितना ओपीवी से आता है। ठीक है ना, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। हमारे बगल में कंट्री है पाकिस्तान, वहां पे पोलियो अभी तक नहीं गया है। तो जो क्वेश्चन आपने किया कि बाहर से ट्रेवल करने वाले लोग, है ना, वायरस ला सकते हैं, तो इसका खतरा बना हुआ है। जब तक वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वायरस है, उसका खतरा बना हुआ है कि इंडिया में आ सकता है ना। इसलिए अभी तक हम लोग वैक्सीन जो है, इसका टीका जो है, उसको फ्री में लगाते हैं, है ना। गवर्नमेंट अभी भी तक, जबकि पूरा हट गया, फिर भी लगाते हैं हम लोग, क्योंकि बाहर से कहीं से आ सकता है। अगला है जीका वायरस, जीका वायरस। तो जीका वायरस न्यूज में आता है कि कभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इधर उधर कहीं कहीं मिलता रहता है ना, जीका वायरस तो न्यूज में आ जाता है। तो हम लोगों को उस वायरस के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे हो उसके 2-3 महीने ये जीका वायरस अचानक से आ गया तो मैं थोड़ी ना पढ़ा पाऊंगा। तो जितना वायरस है उसको पहले से पढ़ा देता हूँ, ताकि कौन सा आ रहा है वो उसको देख लेना कि कौन सा वायरस है करके।
कि जैसे बर्ड फ्लू बीच बीच में आ जाता है, आए दिन आता रहता है ना। तो स्वाइन फ्लू बीच में घुस जाता है। जब कोविड चल रहा था उसके साथ स्वाइन फ्लू चल रहा था, अभी ये H3N2 के साथ कोविड चल रहा है बगल में, तो ऐसा चलता रहता है। अभी एक नया टाइप का फंगस आ गया जिससे एक आदमी मर गया, बीच में वो ब्लैक फंगस आ गया था। तो जितना है सबको जान लेते हैं ताकि कोई चीज छूटा ना रहे। इसके बाद कोई भी एग्जाम दो दुनिया का वो सारे वायरस बैक्टीरिया कवर हो जाएंगे आपके। अच्छा 8 बज गए क्या? चलो हाँ बता रहा हूँ मैं, है ना, क्या करता है, कहाँ से पहुंचता है, ये सब जानते हैं। तो जीका वायरस, हाँ पैसिफिक कौन सा रीजन हुआ है? अच्छा पैसिफिक नॉर्थ अमेरिका के इधर वाला पैसिफिक ओशन, लेकिन पैसिफिक नॉर्थ साउथ दोनों मिला। पैसिफिक, हाँ पूरा एरिया का, पैसिफिक ओशन के लेफ्ट साइड का एरिया, ये राइट साइड का एरिया, दोनों मिला के। ठीक, तो अब ये वायरस का क्या प्रॉपर्टी है? ये वायरस को लेके आता है मॉस्किटो। तो अब ना एक अलग से पेज में ना मॉस्किटो लिख लो, मच्छर का कैटेगरी बनाओ, उसके साथ कौन कौन सा वायरस या बैक्टीरिया आएगा वो मैं बताते जाऊंगा, ठीक है ना। बस मॉस्किटो लिखो, उसमें से एक लिख लो जिका वायरस, पहला है जिका वायरस, ठीक है। अब फिर से अपने वापस उस पेज पे आ जाना। तो ये जिका वायरस युगांडा में 1947 में मंकियों में मिला था, बंदर में मिला था, मंकीज में मिला था। और उसके बाद कई जगह पे अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, पैसिफिक, कई जगह पे वो मिलना चालू हो गया। ये जितने टाइप का उल्टा सीधा वायरस आता है ना, सब ये अफ्रीका से ही आता है ना, क्योंकि ये युगांडा का जो एरिया है वो रेन फॉरेस्ट के पास है ना। रेन फॉरेस्ट मतलब वही है वर्षावाती वन, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल है। तो वहां पे बहुत टाइप के स्पीसीज हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, और हर एनिमल में अलग अलग टाइप का वायरस बैक्टीरिया है। तो ये सब आता रहता है। तो जीका वायरस जिसको होता है उसको क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे बॉडी में आता है वो तो जान गए कि मच्छर के काटने से जीका वायरस आ सकता है, क्योंकि मच्छर कैरियर है, मतलब मच्छर काटेगा तो आ सकता है। तो जीका वायरस अगर प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में कभी हो जाता है तो बच्चे को एक टाइप का डिसीज हो सकता है जिसको बोलते हैं माइक्रोसेफेली, है ना। माइक्रोसेफेली एक डिसीज है जो जिसके कारण से जो बच्चा जो है उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता, और उसका जो हेड का साइज है छोटा होता है एज कंपेयर टू बाकी बच्चों के साइज, बाकी बॉडी के कंपैरिजन में। कभी कभी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में इतना कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि उसका मिसकैरेज हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। जिका वायरस के कारण से एक और सिंड्रोम ट्रिगर हो सकता है जिसको बोलते हैं गुलियन बैरे सिंड्रोम, जो कि एडल्ट्स में या ओल्डर चिल्ड्रन में होता है। जैसे ये वाला जो होता है, ये जो बताया मैंने जिका वायरस, जो बच्चे के प्रेग्नेंट वुमेन में होता है तो उसका ब्रेन का साइज छोटा होता है। जैसे आपको दिखाता हूं मैं, नॉर्मल बच्चे का साइज का हेड का साइज ऐसा होता, बट जिका वायरस के कारण से ये छोटा हो गया साइज हेड का। तो इसको देख रहे हो, इसका देखो सिर का साइज बहुत छोटा है। तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में इसके बच्चे को ये इसकी मदर को क्या हुआ होगा, उसको जिका वायरस हो गया होगा। तो इसको बोलते हैं माइक्रोसेफेली। दूसरा है गुलियन बैरे सिंड्रोम जो मैंने बताया, जो कि बड़े बच्चों में या एडल्ट में होता है। तो क्या है कि ये क्या करता है, आपकी जो नसें हैं, नर्व जो होता है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसको मेलिन बोलते हैं, उसको वो तोड़ देता है, उसको ब्रोकन अप कर देता है। जिससे क्या दिक्कत होता है कि हमारे ब्रेन में बहुत सारी नसें पहुंचती हैं और ब्लड पहुंचाती है, तो वो टूट जाने से क्या है, कई सारी नसें अंदर में फट सकती हैं। तो जो नर्व्स हैं हमारे ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, जो मेरु रज्जु बोलते हैं, क्या मेरुदंड बोलते हैं, मेरुदंड बोलते हैं,
ये दोनों जगह पे ये नसें जो होती है ये फट सकती हैं, जिसके कारण से हमारा जो ब्रेन का सोचने का पावर होता है वो कम हो सकता है या डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने जीका वायरस का दोनों टाइप बताया, एक बच्चों में कैसे इफेक्ट डालता है और बड़ों में कैसे इफेक्ट डालता है। ठीक है ना, और पहुंचता कैसे है? मच्छर के काटने से। अब मच्छर चाहे बॉडी में कहीं पे भी काटे वो तो पहुंच जाएगा, है ना, तो इसलिए क्या है, हम लोग ओरल रूट नहीं बोल पाएंगे, हम लोग बोलेंगे कि मच्छर के काटने से होता है। ठीक है ना, तो ये है जीका वायरस का। अब आया कहां से था? अफ्रीका में, युगांडा से। तो जीका वायरस कैसे फैलता है? तो मच्छर में दो टाइप के मच्छर के बारे में आप जानोगे, जिसको मैं आगे के क्लासेस में और भी बताऊंगा। एक है एडीज मच्छर और एक है एनाफिलिस मच्छर, है ना, एडीज मच्छर और एक है एनाफिलिस मच्छर। ये दोनों मच्छर एक दिन में पहरेदारी करता है, एक रात में पहरेदारी करता है, समझ रहे ना। जैसे क्या है, डेंगू का वायरस, डेंगू का मच्छर दिन में काटता है आपको, और मलेरिया का मच्छर रात में काटता है आपको। तो एनाफिलिस मच्छर जो होता है वो रात में ड्यूटी करता है, रात में काटता है और मलेरिया हो सकता है। जबकि एडिस जो मच्छर होता है, एडिस मॉस्किटो जो होता है, वो दिन में काटता है। एडिस साफ पानी का मच्छर है, क्लीन वाटर का मॉस्किटो है, जबकि एनाफिलिस जो है डर्टी वाटर का मच्छर है। पायल, मच्छर देखे हो? मारे उसको। मच्छर को अभी मैं दिखाऊंगा, इतने टाइप के डिसीज करेगा, कर सकता है, इतना डेंजरस होता है। अभी ये तो एक बताया हूं, अभी बहुत टाइप के डिसीज में बताऊंगा। तो ये जीका वायरस क्या होता है, ये एडिस मॉस्किटो जो होता है काट देता है डे टाइम में। डे टाइम में एडिस हमेशा डे टाइम में ड्यूटी करेगा, तो डे टाइम में काट देने से ऐसा होता है। जीका वायरस अगर मदर में है तो उसके फिटस में भी जा सकता है, बच्चे में भी जा सकता है। या तो अगर ब्लड में अगर वायरस है और आप किसी और को ट्रांसफ्यूजन करते हो, किसी को ब्लड डोनेट करते हो, तब भी उसके में जा सकता है। या तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में किडनी दान कर दिया किसी को, तो उसके में भी जीका वायरस पहुंच सकता है। ठीक है ना, मतलब बॉडी के अंदर पहुंच गया तो ऑर्गन से पहुंच सकता है वो। इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक, वायरस का, मोस्ट ऑफ द वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, नहीं। एक्चुअली किसी भी वायरस का वैक्सीनेशन होता है, ये नहीं होता, ट्रीटमेंट ज्यादा कुछ नहीं रहता। मतलब ऑलमोस्ट हर एक वायरस में हम लोग हेल्पलेस रहते हैं, एक्सेप्ट बॉडी को साथ देना। बॉडी को साथ देना मतलब बॉडी को वीक स्ट्रांग रखना, पानी पीते रहना, ग्लूकोज लेते रहना और आराम देना। यही एक हर एक वायरस का सबसे अच्छा इलाज है, क्योंकि वायरस से लड़ता है बॉडी ही, है ना, और कोई नहीं लड़ेगा। तो बॉडी को सपोर्ट करना पड़ता है कई बार। तो जीका वायरस जो है, किसी मच्छर ने काट दिया तो क्या आपको फील होगा? तो एक तो काटने वाला फील होगा, चट्ट से मारोगे उसको, तो तब तक जो जब चट्ट से मारा आपने, तब तक उसने क्या क्या काम कर लिया आपके में। अगर वायरस अंदर चला गया तो फीवर आएगा, रैशेस आएंगे, मतलब खून का लाइन टाइप का दिखने लगेगा आपको, जॉइंट में पेन होता है, और कंजक्टिवाइटिस, आंख आ सकती है ना, रेड आइज हो सकती है। ठीक है ना, और इन रेयर केस ये डेथ होता है। नॉर्मली जीका वायरस उतना डेंजरस नहीं होता, पर वो बच्चे में आ जाता है तो डेंजरस हो जाता है। मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत बचा के रखना है, अदरवाइज हम लोग ठीक भी हो जाएंगे, 7-8 2 से 7 दिन के बीच में ठीक भी हो जाते हैं। दिक्कत होता है बच्चे में। ठीक है ना, बहुत रेयर केस में डेथ होती है। ठीक, तो अभी यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक, अगले क्लास में फिर समझने की कोशिश करेंगे और भी वायरस और बैक्टीरिया के बारे में। कोई डाउट है तो पूछो। ये आपका इंग्लिश जो काटने से मलेरिया हो जाता हाँ, एनाफिलिस
काटने से मलेरिया हो सकता है।